जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं और इन दोनों में हम लोग रिलेशन भी फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अगर सतह द्वारा वस्तु पर दो संपर्क या स्पर्श बल, दोनों चीज एक ही होता है, समझना। अगर कोई, ये क्या है, हमारा तल है या सतह बोल सकते हैं, समझना, ये सतह है, ये सतह या तल है। इस सतह पर अगर कोई वस्तु रखा गया है, समझना, तो इस वस्तु रखा गया है तो इस वस्तु जैसे टच होगा सतह से, उस पर दो संपर्क बल कार्य करेगा। आपसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि समतल या सतह पर कोई वस्तु रखने पर उसमें को संपर्क बल कितने कार्य करते हैं, तो दो संपर्क बल कार्य करता है। ठीक, दो संपर्क बल, तो संपर्क बल कहिए या स्पर्श बल कहिए या कांटेक्ट फोर्स कहिए, सब दोनों बात एक ही होता है। अब देखिए पहला कौन सा लगेगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल N, समझना। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल N, ये जैसे कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ है, तो देखिए इस सतह द्वारा ये पिंड है, ठीक, इसका मास मान लीजिए, ये पिंड है, ये मास है, तो इस सतह द्वारा इस पिंड पर एक बल आरोपित होता है, समझना। वो कौन सा बल है, वो अभिलंब बल होता है। और इस पिंड द्वारा भी इस सतह पर जो एक बल कार्य करता है, समझना, वो अभिलंब बल, समझना, वो नॉर्मल बल जिसे कहते हैं, वह प्रतिक्रियात्मक बल के बराबर होता है, समझना। ठीक, प्रतिक्रियात्मक बल के बराबर होता है। तो ये ऊपर की ओर एक नॉर्मल बल अभिलंब, जिसे N से हम लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल, समझना। कहीं लिखा गया होगा, इसे नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, ये ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक, या तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब समझिए, अब इसके नीचे इस कोई पिंड का भार होगा, ठीक, तो पिंड का भार कहां, नीचे की ओर कार्य करेगा, तो इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा, तो इसे हम लिखेंगे mg, ठीक, W=mg लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपका ये भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, जितने भी बल कार्य करेंगे सब वेक्टर क्वांटिटी है। फ्रिक्शन ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितने भी इसमें यूज होगा सब वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ठीक, अब देखिए जो वह पिंड है, ये पिंड पर एक बल हम आरोपित करेंगे, ठीक, जब हम बल आरोपित करेंगे तो ये बल इस साइड करेंगे, ठीक, इसके इस साइड, इस F। आप समझिए, जो ये हम आरोपित बल लगाते हैं और फ्रिक्शन बल, इन दोनों ये परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत होता है। ठीक, तो ये फ्रिक्शन बल हम इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन बल हमारा इस साइड काम करेगा, समझ गए, जिसे हम लिखते हैं F। ये क्या कौन सा होगा, Fs, ठीक, माने स्टैटिक फ्रिक्शन, समझा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब ये फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल बल हो गया, इस पर दो बल कार्य किया। ठीक, पहला क्या है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिमाण वस्तु के भार के बराबर है, ये N=mg हो जाएगा। ठीक, N=mg लिख सकते हैं, इसके बराबर हो गया। ठीक, ये दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक, उसे अभिलंब बल कहते हैं। ठीक, एक तल द्वारा लगता है और एक वस्तु द्वारा तल में भी लगता है। जैसे आप चेयर पर बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो आपके द्वारा भी नीचे बल लगता है और उस चेयर के द्वारा भी ऊपर बल लगता है, क्योंकि दो अगर कांटेक्ट नहीं रहेगा, समझे, अगर दो चीजें दो सतह नहीं रहेगा तो आपका फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक, इसलिए दो चीज का होना जरूरी है। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, स्थैतिक घर्षण बल अगर मैक्सिमम हो जाए, अगर ये स्टैटिक घर्षण बल अगर हम मैक्सिमम लगा दें, ठीक, मैक्सिमम यही हमारा सीमांत बल हो जाता है, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, समझना। सीमांत बल होता है, इसके बाद थोड़ा सा भी बल लगेगा तो वस्तु आगे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा, इसका ये मैक्सिमम फोर्स होता है, समझना, इसका जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो इस पर आरोपित बल F जो विपरीत दिशा होता है, अभी बताया मैंने कि आरोपित बल के ये जो बल लगता है हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है या स्थिर है, तो वह फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो आपको डायरेक्शन का नाम नहीं बताना है, केवल बताना है कि फोर्स के अपोजिट दिशा में कार्य करेगा। ठीक, अगर फिगर को हम इसे पलट दें तो ऊपर नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, इसलिए डायरेक्शन नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे सीधा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक, अब देखिए दोनों बलों का परिणामी बल, जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ये डैश है रिजल्टेंट फोर्स। दोनों बल क्या है, एक नॉर्मल बल है, एक दूसरा क्या है, ये भी बल।
दोनों क्या फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, दोनों में डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखिए ये नॉर्मल बल और ये फ्रिक्शन बल, इन दो बलों के बीच में जहां पर भी दो बल कार्य करता है, ठीक, वहां पर एक तीसरा बल भी मौजूद हो जाता है जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। वो उसको बैलेंस करने के लिए होता है, समझ में आया? तो इस नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, और ये फ्रिक्शन को फोर्स होता, फ्रिक्शन घर्षण होता है, इन दोनों के बीच में दोनों फोर्स है, इन दोनों के बीच से एक बल कार्य करेगा जो बैलेंस बनाता है, इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, समझना है? इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब ये रिजल्टेंट फोर्स को एफ डैश से हम दिखाते हैं, समझना? रिजल्टेंट फोर्स को एफ डैश लिख सकते हैं, समझना? या आप लिख सकते हैं ओ से लेके पी तक, यहां पर पी हम डाल दें तो रिजल्टेंट फोर्स को एफ डैश या तो ओ पी लिख सकते हैं, समझ में आया? ये क्या, इस पर तीर लगाएंगे क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मान लिया जाता है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आया? ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, एफ डैश या रिजल्टेंट फोर्स सतहों द्वारा, सतह माने स्थल द्वारा, ठीक, सतह द्वारा लगने वाला नेट संपर्क बल ओपी, ठीक, ओपी, इसी को रिजल्टेंट को ही हम नेट कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, समझ में? इसको दो तीन नामों से जाना जाता है, एक रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे, ठीक, दूसरा अगर कहे कि नेट संपर्क बल, वो भी बात एक ही है, समझ में? देखिए ओपी, ओ से पी तक, समझ में? दो बलों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, ठीक, वो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, या तो उसे हम बोल सकते हैं नेट संपर्क बल जिसे नेट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि अगर नेट संपर्क बल बोल दिया या रिजल्टेंट फोर्स बोल दिया तो आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, क्वेश्चन इसी तरह से ट्विस्ट करता है, समझ में आया? ठीक, लिख देगा ये नेट संपर्क बल तो वही रिजल्टेंट फोर्स ही है, ठीक, तो ओपी है। तो ये देखिए परिमाण परिणामी बल, ठीक, ये परिणामी बल जैसे रिजल्टेंट फोर्स एफ या एफ डैश, एफ या ओपी लिखते हैं, वो यही मैंने लिखा है ओपी, ठीक, तो इसको हटा देते हैं, समझना? ओपी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है, यन है के बीच का कोण अल्फा, इसके बीच का कोण हम अल्फा मान लेते हैं, समझा? आप अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान सकते हैं, सब सही है, ठीक, लेकिन जो मानिए तो एक ही मानिए, ठीक, यहां पर अल्फा मान लेते हैं। तो यही देखिए ये नॉर्मल, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल और रिजल्टेंट के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, समझना? अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वह नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल जिसे यहां पर लिखेंगे नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, समझना? इसे लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक, ठीक, या तो लिखेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन, और ये रिजल्टेंट या तो नेट संपर्क बल के बीच के कोण को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, समझ में आया? अब देखिए इसमें हम ये कोई ना कोई एक कोण बन रहा है त्रिभुज की तरफ, ओ पी, यहां से एन तक त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहां पर लेंगे टेन थीटा, समझ में आया? टेन अल्फा, ठीक, टेन अल्फा क्या होता है, लंब अपान आधार होता है जिसे परपेंडिकुलर अपान बेस बोलते हैं। तो इस त्रिभुज में लेंगे तो इस त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, समझ में आया? ये पर कोण है, जहां पर कोण के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, समझ में? तो इस कोण के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये एफ एस हो जाएगा, समझ में आया? अब ये आधार है, इसको हम एन ले लेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ एफ एस अपान एन हो जाएगा। अब देखिए एफ एस, आप एफ एस आपके पिछले वीडियो में ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, ये फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन होता है, ठीक, इसके बराबर होता है, तो यहां पर आप लिख लेंगे, ठीक, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक, ये फ्रिक्शन के नियम, ठीक, फ्रिक्शन के नियम से अकॉर्डिंग ये होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन गुणांक होता है, समझ में आया? जिसे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू एस को, ठीक।
एन, आपको पिछले वीडियो में बताया हूं डिटेल। अब एन एन कट गया, ठीक, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस हो गया, समझ में आया। अब म्यू एस यही हमारा क्या हो गया, ये फाइंड हो गया। अब इसे लिख भी सकते हैं ऐसे, टेन इनवर्स म्यू एस या अल्फा इक्वल टू, समझ में आया। तो इसी से काम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं, ठीक, जिसे रिपोज कोड क्या होता है, समझ में आया। देखिए आनत तल, ये क्या हमारा सतह है, ठीक, ये हमारा सतह है, ठीक, इस सतह से थोड़ा सा हम ऊपर उठाते हैं तो इसको आनत तल। आनत तल वही होता है जब आप जमीन छोड़कर हल्का से ऊपर हो जाते हैं, समझ, उसे आनत तल बोलते हैं। जब तक आप जमीन पर रहेंगे उसको सतह बोलते हैं, जैसे ही ऊपर उठ गए उसको हम आनत तल बोले। आनत तल किसी न किसी एंगल पर बनता है, सब समझा, किसी किसी एंगल पर बनेगा। ये एंगल को हम मान लेते हैं फाई, ठीक, इस एंगल को हम फाई मान लेते हैं, पी और क्यू। देखिए यहां पर टाइपिंग किया हुआ है, ठीक, आनत समतल इंक्लाइंड प्लेन पी क्यू 36 से फाई बनता है, समझना। तो समतल पर वस्तु विराम अवस्था में रखी हुई है, ठीक, समतल पर वस्तु का, इस पर विराम अवस्था में ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक, ठीक, इसी वस्तु को हम उठा दिए और ऊपर, समझ में, इसी वस्तु को हम उठा दिए और ऊपर। पहले कितना था, फाई एंगल पर था, हम इसे और उठाकर कितने एंगल पर लेकर चले गए, वो हम लेकर चले गए थीटा एंगल। ये देखिए पूरा है, इस पूरे को हम थीटा बोलते हैं, समझ में। ये नहीं केवल ऊपर वाले को आप थीटा कहेंगे, इस पूरे को थीटा बोलेंगे, और ये जो थोड़ा सा है इसको हम बोलेंगे फाई एंगल। इसे हम और ऊपर करते हैं, समझ में। जब तक हम ऊपर करेंगे तब तक हमारा, जब तक कि ये वस्तु नीचे की ओर सरकना प्रारंभ न कर रहे तब तक हम एंगल को ऐसे धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ाते चलेंगे, ठीक। जिस पॉइंट पर ये वस्तु नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देगा उसी पर हम छोड़ देंगे। जब उसी पर हम छोड़ देंगे तो जो यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनेगा उसी को आप बोलते हैं रिपोज कोण, ठीक। अब देखिए ये फाई कोण तो पहले था, ये फाई कोण पता, जैसे जैसे इसको हम ऊपर उठाते चले गए, ठीक, उठाते चले गए, देखिए बढ़ाए, इसका मान थीटा कोण पर, इसका मान थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है, ठीक, थीटा कोण पर वस्तु सरकना प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाए, जैसे ही वस्तु सरकने की स्थिति में आ जाए तब आनत समतल से क्षैतिज झुका, तब आनत तल यही होता है, किसी किसी एंगल पर आनत तल से क्षैतिज झुका, क्षैतिज हमारा यही है, ठीक, यही ना हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज झुका, ठीक, के बीच का कोण यही है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, समझ आया, ठीक। आगे आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से उनको बताएंगे। अब देखिए तुरंत सरकने वाली स्थिति में है, अगर ये वस्तु तुरंत सरकने वाली की स्थिति में है तो वस्तु के भार का आनत समतल के अनुदिश, ठीक, वस्तु के आनत तल, ये क्या, इसका ये आनत तल है, इस आनत तल के अनुदिश, अनुदिश हमारा हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इसका भार नीचे की ओर काम करेगा, ठीक, कोई भी वस्तु नीचे की ओर काम करेगा। ये क्या है, नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ठीक, ये हमेशा इस तल के ऊपर की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है, समझ में आया। अब इस तल के अकॉर्डिंग हमारा ये क्षैतिज घटक हो गया, इस तल के ऊर्ध्वाधर, ठीक, ऊर्ध्वाधर एक घटक काम करेगा जो हमारा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे की ओर रहेगा, ठीक, इस तल से, ये जिसे हम कहते हैं एम जी कॉस थीटा, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, ये हमारा क्षैतिज घटक है, समझ आया। तो ठीक, तो ये क्षैतिज घटक है। अब ये कोण थीटा है तो देखिए ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, समझ आया, दोनों इक्वल होगा, ठीक, ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी आनत तल है, एक तल है, ये भी एक क्या तल है, ठीक। और यहां पर क्या, इसके ठीक 90 डिग्री पर रहता है, इसके बीचों बीच से एम जी कॉस थीटा, वही हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल यही ना होता है, यही हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इस तल पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर ही एम जी कॉस थीटा जो रहेगा ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होता है, इस तल का ऊर्ध्वाधर घटक, और इस क्षैतिज घटक एम जी साइन थीटा हो जाता है, समझ में। अब जिस साइन थीटा इधर क्यों लिखे, जिस साइड से हम कोण बनता है, ठीक, जिस साइड से कोण बनता है उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, समझ में। तो हमारा किस साइड से कोण बन रहा है, तो इसके इस साइड से कोण बन रहा है तो हम ये लिखेंगे एम जी कॉस थीटा, समझना, जैसे इस साइड से कोण बन रहा है, ठीक, तो ये लिखेंगे ये कॉस थीटा होता है, ठीक, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। अब देखिए
वस्तु के भार आना समतल के अनुदिश अनुदिश एलान, बात एक ही के घटक एम जी साइन थीटा, या तो उसे हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, ठीक। और वस्तु पर सतह द्वारा, ठीक, वस्तु पर, इस वस्तु पर इस सतह द्वारा घर्षण लगे सीमांत घर्षण बल, ठीक, जो घर्षण लगता है उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल को एफ एक्स मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक। ये म्यू एस होता है, जो एफ एस होता है इक्वल टू म्यू एस एन, इसी के बराबर हो जाता है, यही एफ एस मैक्सिमम लिखते हैं, समझा, इसी को बोल रहा है, ठीक, के बराबर हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन लिख सकते हैं, या तो इसके स्थान पर आप एफ एस लिख सकते हैं, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा घटक एम जी साइन थीटा वस्तु पर सतह द्वारा घर्षण लगे सीमांत घर्षण बल म्यू एन के बराबर होता है, समझ में आया, इसके बराबर हो गया, ठीक। यही ये नॉर्मल अविलंब प्रतिक्रिया बल है, एन है, एफ एस घर्षण बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक, यही नहीं एफ एस रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन काम करेगा, एफ एस, समझ में आया। ठीक, ये एफ एस इस साइड काम करेगा, एफ एस इक्वल टू म्यू एन, म्यू एस एन हो जाएगा, समझ में आया, म्यू एस एन है लिखे। अब देखिए एम जी साइन थीटा इक्वल टू एन, एन किसके, एम जी, ये इसके इक्वल होता है, समझ में, इसके एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, समझ में। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं म्यू एस एम जी, एन के स्थान पर एम जी कॉस थीटा, समझ में, ठीक। ये इसके एलांग ही रहेगा, ये एन के एम जी कॉस थीटा इक्वल होता है, ठीक। अब देखिए एम जी कैंसिल हो गया, ठीक, तो बचा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस कॉस थीटा, ठीक। अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, अब इसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा, समझ में आया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, जो पीछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन था हमारा टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस था, ठीक। अब ये वाला मेरा क्या हो गया एंगल ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस हो गया, म्यू एस हो गया। देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक, इसको 2 मान लेते हैं, जो पीछे लिखे हैं वो 1 हो गया, ठीक। ये देखिए राइट हैंड बराबर, ये भी बराबर हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब देखिए ये टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक, ये टेन अल्फा, ठीक। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, समझ में, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यही बराबर होता है। तो हमारा एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों कोण बराबर होता है, मतलब कि ये कोण थीटा जो होगा बराबर होगा, और इस साइड यहां पर, और ये कोण जो अल्फा, दोनों बराबर होता है। लेकिन जो रियल में होता है, समझ में आया, देखिए जो रियल में होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, बुक में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, ये हमारा थीटा कोण इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक, हमेशा ये कोण हमारा हल्का सा बड़ा होता है, एक ही डिग्री बड़ा रहेगा, लेकिन एक डिग्री बड़ा ही होता है, लेकिन हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ठीक। ये जो कोण है इक्वल टू इसके, ये कोण, ये हल्का सा बड़ा होता है, ठीक, लेकिन बुक में आपको समझाने के लिए आप कहेंगे कि इक्वल होता है, लेकिन रियल में इक्वल नहीं होता है, ठीक। इस संबंध आप देख रहे। अब देखिए इसको आप किस प्रकार से बोलेंगे, ठीक, ये इसको किस प्रकार से बोलेंगे, ठीक, ये क्या म्यू एस क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, और ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो स्पर्जा को टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्जा मतलब टेंजेंट के बराबर होता है, ठीक। उसी प्रकार से इसको आप बोल देंगे, इसको बोल देंगे, ठीक, टेन इनवर्स, इसको लिख ही सकते हैं यहां पर म्यू एस है, तो यहां पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स म्यू एस इज इक्वल टू थीटा, ठीक। ये क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, ठीक। ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है,
और जो एंगल ऑफ रिपोज के स्पर्जिया माने टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिपोज एंगल किसे कहते हैं, इसमें संबंध क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।